एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर एक बड़े शहर के इतने बड़े कोर्ट में हजारों लोगों को आपने हेल्प किया और आज दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज आपको गेस्ट लेक्चर के लिए इनवाइट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स प्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के हमारे आज के एपिसोड के खास मेहमान हैं द वन एंड ओनली सीनियर एडवोकेट रंजीत जोशी साहब। सिलेरियो गाड़ी में, ये गाड़ी जो है 6 से 8.5 लाख रुपए तक की रेंज में आती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है। एवरेज इसका बड़ा ही खास है। सर, मेड़ता से लेकर जोधपुर तक का जो सफ़र रहा है उसे आप अपने जीवन में कैसे देखते हैं, और हम सब जो भी व्यूअर्स हैं या जो हम आपसे प्रेरणा लेते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी, इन चीज़ों की आवश्यकता है। मैं 7 बजे ट्रेन के अड्डे से मेड़ता रोड आता और मेड़ता रोड से जो दिल्ली से ट्रेन आती है उसमें 10 बजे जोधपुर आता, यहाँ ड्राफ्टिंग करा कर फिर अपने पिटीशन दायर करता, स्पेशल परमिशन लेके केसेस की बेसिस करता और फिर रात को 6 बजे की गाड़ी से वापस मेड़ता करीब 12 बजे पहुँच के वहाँ खाना खाता। तो इस तरह का ये मंजर जो है करीब 7 साल तक मेरी लाइफ में चला था जी। और जब यहाँ कुछ वर्क का कलेक्शन हो गया था और काफ़ी मैटर्स, अपीलें और रिवीजन बेलें मैंने यहाँ पेश कर ली, उसके बाद में मैं जून 1987 के अंदर जोधपुर शिफ्ट हो गया था। ओके। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप वकील नहीं होते तो आप क्या बनते? अगर मैं वकील नहीं होता तो मैं एक या तो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता और या फिर एक आर्टिस्ट होता। क्यों, वकील भी जो है एक आर्टिस्ट की तरह ही है जी, जिसको थोरो प्रिपरेशन
और प्रिपरेशन के बाद में एक्सप्रेशन ऑफ पावर, जो रात को फाइल पढ़ी, जो कानून पढ़े, उसका अगर कोर्ट में आप बोल करके उसका इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेशन नहीं दे सकते तो आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। बहुत सही कहा आपने, नो डाउट अबाउट इट। वो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रेजेंटेशन की प्रेरणा या शिक्षा आपने कहाँ से ली, या कहीं से आप में इनबिल्ट ही था? मेरे गुरु, मेरे पिताजी स्वर्गीय रणछोड़दास जी जोशी जी मेरे गुरु थे। मैं अगर बात करूं सर आपके जीवन के केसेस की, तो आज तक औसत कितने वो मामले रहे हैं जहां आपको सफलता मिली? वकालत के पेशे में आओगे तो हार भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी जी, लेकिन कड़ी मेहनत, मशक्क़त और सच्चाई के साथ अगर आप केस को कंटेस्ट करते हैं तो मुझे जीवन में करीब 85% केसेस में सक्सेस मिली है। ओह वाह। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, कानून से और लोगों के घरों में रोशनी पहुँचाना चाहते हैं, तो अड़ा रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता, उसको जग में जीने पे मर जाने पर आपको अवश्य सफलता मिलेगी और लोगों के तकलीफ़ को आप दूर कर सकते हैं इस वकालत के प्रोफेशन से। बहुत सही बात है। कहीं ना कहीं आपको वो सेवा के भाव को जब भी आप वकालत करते हैं, चाहे आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप सरकारी अधिवक्ता हों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सेवा के स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, उसमें कभी कोई कोताही ना हो, तो दैट विल बी ग्रेट। ओके, मैं सर अगर बात करूं आपके सक्सेस जर्नी में आपके सफलता के मंत्र की। सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। और इसके अलावा जर्नी में कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए शॉर्टकट मत सोचिए। ये बहुत जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी डेप्थ तक जाइए, उससे लगाव आपका होना ज़रूरी है। अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो पूरी कायनात उसको दिलाने में आपके साथ लग जाएगी। अरे वाह, तो क्या बात शिद्दत है। की आवश्यकता है। बहुत सही कहा आपने। यही हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी सीख है कि वो शिद्दत के साथ मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, घर में कौन है सबसे बड़ा वकील? यूँ तो आप सीनियर एडवोकेट हैं, पर घर का सीनियर एडवोकेट कौन है? बट नेचुरल है, घर में अगर रोटी खानी है तो मेरी वाइफ ही जो है वहाँ की सीनियर एडवोकेट या घर की जो मुखिया हैं जी, वो वही हैं, क्योंकि मेरे पिताश्री और माताश्री दोनों की इंतकाल हो चुका है। तो सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, इसलिए मेरी वाइफ घर की जो है वो मिनिस्टर है। अगर मैं आपके परिवार की बात करूं तो कौन कौन है घर में? हम टोटल 8 ब्रदर्स हुआ करते थे, जिसमें एक छोटा ब्रदर विष्णुधर जोशी का इंतकाल हो चुका है। ओके, सॉरी। और अभी हम 7 ब्रदर्स हैं। 7 में से 5 एडवोकेट्स हैं हम। ओके। मैं और मेरा छोटा भाई ओम प्रकाश जोशी यहाँ हाई कोर्ट के अंदर वकालत करते हैं। मेरे 2 ब्रदर मधुसूदन जोशी और मुकेश जोशी जो मेड़ता सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लीडिंग मोस्ट एडवोकेट में से हैं वो। ओके। और एक ब्रदर मेरा जो प्रेम प्रकाश जोशी परबतसर के अंदर माइनिंग मैटर का एक्सपर्ट है और वो भी वहाँ का एक वन ऑफ द लीडिंग एडवोकेट है। ओके। और उसके अलावा मेरे 2 लड़के, बड़े लड़के, विश्वजीत जोशी जो और अभिजीत जोशी, दोनों हाई कोर्ट के अंदर मेरे साथ वकालत करते हैं। और मेरी पुत्र वधू स्वीटी जी, वो भी जो है LLM की मेरे एडवोकेट हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करती हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द वकील ही हैं आपके परिवार में लोग? जी, जिस ऊंचाइयों को मेरे पिताश्री ने छुआ था और जब वो मेड़ता के मार्केट में निकलते थे तो दुकानदार खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे और इलायची सुपारी से उनका स्वागत करते थे। तो मैं वो तो हमने भी देखा, आज जैसे ही आप पुराने हाई कोर्ट की इमारत में पहुंचे, वहाँ के जितने भी वकील हैं उन सब ने आपका इतना सत्कार किया। वो आपसे जो ये बात मैंने नोटिस की सर कि कोई भी इंसान जो है अपने काम से तो अपनी पहचान बनाता ही बनाता है, पर वो व्यवहार से रिश्ते कमाता है जो ताउम्र उसका साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खुले दिल से आप हर एक से प्रेम से मिलो और जहाँ तक हो सके, जितनी भी हो सके, किसी भी
आदमी की अगर कोई फरियाद है तो उसकी फरियाद के लिए आप उनकी मदद करें। मैं रात को 12 बजे 2 बजे अगर मेरे एडवोकेट साथी का फ़ोन आता है तो मैं थाने चला जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ और जो जितनी मैं सेवा कर सकता हूँ वो उसकी सेवा करता हूँ। और सेवाओं के बदौलत ही मुझे इंडिया के अंदर इन्होंने वकीलों ने रिकॉर्ड बनाया और 16 बार मैं राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा है। तो ये एक मेरे अधिवक्ता बंधुओं का एक मेरे लिए अचीवमेंट है। सर, चुनावों का जिक्र हुआ है तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आपने पहला चुनाव कब लड़ा और उसका परिणाम क्या रहा, और जब आप आखिरी बार प्रेसिडेंट रहे तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं सर। पहली बार चुनाव मैंने फॉर्मर सीनियर जस्टिस जी.के. व्यास जी साहब, जो अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ मैंने कंटेस्ट किया था। ओके। और उसमें मैं 69 वोटों से जीता। और जो लास्ट चुनाव है मेरा, वो मैं जो उस समय एडिशनल एडवोकेट जनरल कम जीए रहे श्री S.K. व्यास जी, जो जीजी के लड़के हैं, ओके, MLA साहिबा क्यों, उनके खिलाफ कंटेस्ट किया था और मैं 840 वोटों से उस इलेक्शन को मैंने जीता। वकीलों ने मुझे जिताया। मतलब जैसा फिल्मों में हमें अदालत का सीन नज़र आता है, क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? फिल्मों में जो अदालत का सीन आते हैं वो फिल्मी स्टाइल के अंदर आते हैं। ओके। लेकिन जो वास्तविक जीवन में अदालतों के अंदर बड़ा डेकोरम से काम होता है और एज पर लॉ जो प्रोसीजर है उसके अनुसार जो है वो काम होता है। कभी आपके बच्चों ने कहा आपसे कि हमें वकील नहीं बनना, हमें कुछ और बनना है? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो मेरे पिताश्री की सक्सेस देखी उन्होंने, और मेरे पिताजी उनको LLB में पढ़ाते थे, तो जो ऊंचाइयां उन्होंने मेरे पिताश्री की देखी थी, तो वो भी शुरू से समाज की सेवा के लिए और आजीविका के लिए जो है वो वकालत को चुना है। वास्तव में वकालत एक प्रोफेशन है और ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा के लिए है। जी। जो गाउन के पीछे एक पूनी कहते हैं उसको एक बनी होती है, ये इसका मतलब ये है कि जिस जमाने में वकील शुरू हुआ, सैकड़ों साल पहले जब ये गाउन शुरू हुआ था, तो उसका मतलब ये था कि वकील किसी मुवक्किल से फीस तय नहीं कर सकता था। जी। और फीस भी नहीं मांग सकता था। वो पूनी के अंदर जो है, जो भी लिटिगेंट जो डाल देता था चुपके से, वो घर ले जाकर उससे अपना एडवोकेट जीविका उपार्जन करता है। तो ये सेवा का प्रोफेशन है जी, बिजनेस नहीं है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आजकल जो हमारा देश का यूथ है वो इंजीनियर, मेडिकल, इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वकालत या वकील बनने या लॉ में अपने करियर बनाने वाले फ़िलहाल उस मात्रा में थोड़े कम हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है? स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा क्रेज जो है डॉक्टर इंजीनियर्स का हमारे ज़माने में होता था, लेकिन आजकल जब से 5 ईयर्स क्लासेस शुरू हो गई है, BLLB और जैसे कोर्स आने शुरू हो गए, BBLLB, तो अभी रुझान बढ़ा है। और हर साल जैसे जोधपुर में करीब 400 से 500 लड़के लड़कियां वकालत के फील्ड में आते हैं और बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिज़नेस के अंदर। आप FEP बन सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में LA बन सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी लीगल एडवाइज़र अपॉइंट होते हैं, उसमें भी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं लॉ के डिग्री होल्डर्स को। तो इन 5 सालों में यूथ का रुझान LLB के अंदर काफ़ी अच्छा बढ़ा है। वैसे तो सर नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मैं पूछूं, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जन्मों की बात होती है। जिस तरह से आपकी उम्र दिखाई नहीं देती, हाँ जी, उसी तरह से मैं 66 ईयर्स ओल्ड हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से जो है मेंटेन्ड है। हाँ, मेंटेन्ड है। तो क्या आज भी प्रैक्टिस करते हैं आप? दवा की प्रैक्टिस करता हूँ। रोज़ कम से कम 8 से 15 केसेस के अंदर मैं हाई कोर्ट में अपीयरेंस देता हूँ जी। और
कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और एडीजी के अंदर भी जाता हूँ। तो और अब सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कई ऐसे कानून भी हैं जो नए बन रहे हैं या पुरानों में बदलाव भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका हमेशा अपडेटेड रहना भी बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक अच्छे वकील को हमेशा जो लेटेस्ट लॉ की अवेयरनेस है वो होनी आवश्यक है, और उससे ही आप जो है सही सलाह अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। पर सर हमेशा ऐसा होता है ना कि आप जब एक ही काम करते रहते हैं, एक ही काम से जुड़े हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोनोटोनस साउंड होता है कि यार रोज़ वही है। तो आप अपने आप को चार्ज अप कैसे रखते हैं? आप अपने आप को इतने वर्षों से उसी ऊर्जा के साथ आगे कैसे बढ़ाते हैं? वो क्या मंत्र है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इतने केसेस आते हैं, लेकिन सिमिलर केसेस जो है बिल्कुल वो बहुत कम आते हैं। उनमें नवीनता होती है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। सिमिलर केसेस आने वाले तो जो है वो रिट साइड में होते हैं, वो एक स्पेल होता है उसके अंदर आते हैं। लेकिन हमेशा नया चैलेंज, नया कानून, नए अमेंडमेंट्स और नया वर्क। तो पुराने के साथ जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो हमें और जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करते हैं कि इस नए कानून को मैं पढूं। और इतने तेजी से कानून आते हैं नए नए, आप खुद देख रहे हैं, तो उसमें हमने अपडेट रहना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो हमेशा एक नवीनता का एहसास होता है। कभी भी ये नहीं लगता कि मोनोटोनस वर्क हो गया है या मैं थक गया हूँ या सैचुरेशन आ गया है। हम हमेशा एडवोकेट्स अपने आप को एक स्टूडेंट फील करते हैं, तो स्टूडेंट जैसा जीवन है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ही के स्ट्रीम में कोई आपके साथ सानिध्य में काम करना चाहे, आपसे सीखना चाहे, तो कुछ ऐसा प्रावधान है? अगर कोई वास्तव में सीखना चाहता है, डेडिकेटेड हैं, तो उसके लिए मेरे हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। मेरे पास निरमा कॉलेज और ये अपने पूना से, हैदराबाद से, राजस्थान से, NLU से कई बच्चे आती हैं जो इंटर्न के रूप में मेरे यहाँ काम करते हैं, और कम से कम 9-10 जूनियर सभी भी मेरे साथ काम करते हैं। सीखने का जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। मेरे दरवाजे हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। और वो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं? वो मेरे रेजिडेंस में कर सकते हैं, या नए हाई कोर्ट में मेरा 32 नंबर चैम्बर है 2nd फ्लोर में, वहाँ आके मिल सकते हैं। ओल्ड में मेरा 24 नंबर चैम्बर है, वहाँ मेरे सन वगैरह बैठते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और बहुत मैं सिंपल व्यक्ति हूँ, मैं हर इंसान के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ जी। तो मेरे दरवाजे हमेशा वकीलों के लिए नहीं, हमेशा आम जनता के लिए भी खड़े रहते हैं। मेरा लड़का भी विश्वजीत जोशी पार्षद और लॉ कमेटी का चेयरमैन रहा जी। मेरा छोटा भाई बीजेपी का अभी कुछ माह पहले तक जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो एक पिताश्री से जो स्पिरिट मिली, वो विरासत में हमको सेवा करने की, वो मेरे सारे भाइयों में उसका जज्बा है जी। और उसका हम बड़ा नहीं समझ के एंजॉय समझते हैं कि एक सेवा है, एक अच्छा कार्य, पुनीत कार्य, इसके लिए करने में हमें खुशी होती है। आइए अब उस मंदिर में चलते हैं जहां आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। थैंक यू। हाई कोर्ट का नया कैंपस, हाई कोर्ट की नई इमारत जो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखती है। तो आइए उस मंदिर की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।